वैसे रियर सेटबैक में मतलब पीछे से कितना छोड़ना है, साइड सेटबैक मतलब दोनों साइड से कितना छोड़ना है। ये जगह छोड़ने से क्या होता है, कभी इन केस ऑफ फायर या अर्थक्वेक में रेस्क्यू करने में काम आता है, बिल्डिंग के सर्विसेज में काम आता है। जैसे अभी एसी का आउटडोर यूनिट है वो छत पर रख लिए या साइड में लगा लिए, बिल्डिंग के मेंटेनेंस में काम आता है। प्लस दूसरे जो साइड में बिल्डिंग है उनकी वेंटिलेशन वगैरह यहाँ पर नहीं होती। समय समय पर उसका हम लोग जाँच भी करते हैं, साइट पर जाकर स्ट्रक्चर इंजीनियर पे जाकर उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तभी कास्टिंग होती है। सबका एक रिपोर्ट निगम को हम लोग को देना होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और हम अभी जो है वो लगातार चर्चा सुनते आते हैं हर एक सोशल मीडिया और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, चाहे वो अखबार हो, कहीं पर भी बिल्डिंग बायलॉज का पालन नहीं किया गया, इन मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई। ये चर्चा अभी बहुत ज़्यादा आम है, लेकिन हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये बिल्डिंग बायलॉज हैं क्या। तो हमने सोचा कि उनको बुलाएं जिनको इस बारे में, जो इस संस्थान से, इस डिपार्टमेंट से पूरी तरह से डील करते हैं। तो हमारे शहर के मशहूर आर्किटेक्ट विपुल कुमार सिंह, उनको हमने आज स्टूडियो में बुलाया है। विपुल कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे यही करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग बायलॉज हम बार बार सुनते हैं, तो आखिर ये बिल्डिंग बायलॉज होता क्या है, यही हमारे लिए। बेसिकली बिल्डिंग बायलॉज लोकल गवर्नमेंट द्वारा या लोकल बॉडीज़ द्वारा बनाए गए नियम कानून है, जो कि बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है। उसको फॉलो करके ही हमें बिल्डिंग बनाना होता है, ताकि हैफेजर्ड वे में कंस्ट्रक्शन नहीं हो। उन नियमों का पालन करके ही हमें कोई भी डिज़ाइन करना होता है। कमर्शियल बिल्डिंग बनाते समय, घर या फिर कमर्शियल बिल्डिंग, यही जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या क्या ध्यान रखना? बेसिकली कमर्शियल बिल्डिंग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग दोनों अलग अलग है, उसके बायलॉज भी अलग हैं और कई बार कंबाइंड भी रहता है, नीचे कमर्शियल ऊपर रेजिडेंशियल। तो दोनों के लिए, उसके लिए बिल्डिंग बायलॉज बिल्कुल अलग है। अगर हमारा मिक्स्ड डेवलपमेंट है जिसमें कि कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों है, तो उसमें कमर्शियल का ही बायलॉज फॉलो करते हैं। और बाकी अगर रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल का बायलॉज लगता है, कमर्शियल है तो कमर्शियल का बायलॉज फॉलो करते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए मिनिमम रोड की विड्थ 40 फीट होनी चाहिए। 40 फीट से कम में कमर्शियल एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है। और बाकी जो बेसिक बिल्डिंग बायलॉज जो आपका नक्शा अप्रूव हुआ है, अकॉर्डिंगली बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लोग जो थोड़े सबर्ब में रहते हैं या फिर कस्बे या गांव में रहते हैं, वो लोग कभी कभी इसको इग्नोर कर देते हैं। हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं है आज के नियम के हिसाब, लेकिन फिर भी अगर वो बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा उन्होंने नक्शा नहीं बनवाया और अपने हिसाब से घर बनवा दिया, अगर उनकी फिर जाँच हुई, घर या फिर कोई ऐसा बिजनेस वाला इलाका बनाया, तो अब उन पर क्या अगर पकड़े गए तो उन पर क्या कार्रवाई? बेसिकली तो जानकारी के अभाव में बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन वो नियम के विरुद्ध है। तो अगर वो पकड़े गए तो उनके बिल्डिंग की पूरी जांच होती है। जांच होने के बाद एक डेविएशन रिपोर्ट बनाया होता है कि अगर वो नक्शा पास कराते हैं तो कितना उनको अलाउड होता बनाना। उसके बियॉन्ड जो बनाते हैं तो एक कंट्रोलेबल लिमिट है, उसके अंदर में आया तब तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाहर आया तो फिर वो डिमोलिश करना पड़ता है। एक शब्द हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, सेटबैक, लेकिन सेटबैक का मतलब फिर बिल्डिंग बायलॉज में अलग हो जाता है। बिल्डिंग निर्माण में सेटबैक का मतलब क्या? सेटबैक मतलब कि जैसे बिल्डिंग में एक फ्रंट सेटबैक, रियर सेटबैक और साइड सेटबैक ये होते हैं। तो फ्रंट सेटबैक मतलब बिल्डिंग बनाने समय हमें अपनी प्रॉपर्टी में, रोड के अलावा अपनी प्रॉपर्टी में कितना जगह छोड़ना है। वैसे रियर सेटबैक में मतलब पीछे से कितना छोड़ना है, साइड सेटबैक मतलब दोनों साइड से कितना छोड़ना है। ये जगह छोड़ने से क्या होता है, कभी इन केस ऑफ फायर या अर्थक्वेक में रेस्क्यू करने में काम आता है, बिल्डिंग के सर्विसेज में काम आता है। जैसे अभी एसी का आउटडोर यूनिट है वो छत पर रख लिए या साइड में लगा लिए, बिल्डिंग के मेंटेनेंस में काम आता है। प्लस दूसरे जो साइड में बिल्डिंग है उनकी वेंटिलेशन वगैरह यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, कई बार जो मतलब हमें कन्फ्यूज़न होता है ईयर के हिसाब से या कुछ अमेंडमेंट के हिसाब से, तो क्या हर एक बिल्डिंग, हर एक घर के बिल्डिंग बायलॉज अलग अलग होते हैं या एक ही? नहीं, हर एक घर नहीं, हर जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसका बायलॉज एक ही है। कमर्शियल का अलग है, मिक्स बिल्डिंग के लिए कमर्शियल का ही फॉलो करते हैं, हाई राइज बिल्डिंग के लिए फिर अलग है। ये 3-4 तरह के, और समय समय पर ये अमेंडमेंट होता रहता है एज़ पर पॉपुलेशन। या जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कमर्शियल बिल्डिंग में थोड़ा सा अभी अमेंडमेंट आया है कमर्शियल बिल्डिंग के बायलॉज में। इसके पहले प्रीमियम एफआईआर का भी आया है, जो कि पहले बिहार में नहीं था। तो ये समय समय पर सरकार अपना अमेंडमेंट करते रहती है। नक्शा पास करवाना, हम जब आम किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें वो लोग कहते हैं नक्शा पास कराना बड़ा मुश्किल काम है, तो क्या ये सचमुच में मुश्किल काम है और इसमें आर्किटेक्ट की भूमिका क्या है?
ये कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा समय लगता है क्योंकि अथॉरिटी के पास बहुत सारा वर्कलोड होता है और नक्शे को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके तो काफ़ी सारे स्टेजेस पे जैसे पहले अगर आप अप्लाई करेंगे तो पहले साइट वेरिफिकेशन होता है, फिर नक्शे का फ़ीस जमा होता है, फिर उसका जो इंजीनियर्स हैं निगम के वो उसको नक्शे को चेक करते हैं, वो चेक करके फिर उसको ये नगर आयुक्त के पास भेजते हैं, फिर वो एक बार देखते हैं तब वो अप्रूव होता है, तो थोड़ा समय तो लगता ही है। अब फायर सेफ्टी रूल की बात आती है और अभी तो बहुत ज़्यादा हमारे शहर में बात चल रही है जब से हॉस्पिटल में घटना हुई है, तो ये फायर सेफ्टी और पार्किंग से जुड़े नियम वो कितने महत्वपूर्ण हैं? और जाहिर सी बात है कमर्शियल और हॉस्पिटल में तो ये एप्लीकेबल है, लेकिन क्या रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में भी ये एप्लीकेबल होता है? रेजिडेंशियल में भी पार्किंग का इंपॉर्टेंस है, जैसे आजकल सभी के पास एक या दो गाड़ियाँ होती तो वो गाड़ी हम लोग को अपने कैंपस में ही पार्क करना चाहिए, रोड पे पार्क नहीं करना चाहिए। कमर्शियल बिल्डिंग में भी जो पार्किंग है वो प्रिस्क्राइब्ड है बिल्डिंग बायलॉज में, जैसे कमर्शियल के लिए 30%, मॉल्स वगैरह के 35%, हॉस्पिटल्स के लिए और ज़्यादा है। तो ये पार्किंग ऐसा होना चाहिए कि आप जैसे जो फायर ब्रिगेड अगर इन केस आए तो वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करे जो पार्किंग एरिया है, पार्किंग बिल्कुल अलग होना चाहिए और फायर ब्रिगेड के जो घूमने का जो रास्ता दिया जाता है वो बिल्कुल अनइंटरप्टेड होना चाहिए, उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ताकि अगर इन केस ऑफ फायर ब्रिगेड अंदर जा सके और रेस्क्यू कर सके या आग बुझा सके। इतने सारे नियम बने हैं फिर भी दुर्घटनाएं होती हैं। जांच की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, क्या आपको लगता है कि वो रेगुलर जांच करते हैं, और अगर करते भी हैं तो फिर इस तरह की घटनाएं हमें क्यों सुनाई? नहीं, रेगुलर नगर निगम की जिम्मेदारी तो जो बिल्डिंग ओनर है उनकी है। निगम एक बार कंप्लीशन जब हम लोग ने दे दिया और ऑक्यूपेंसी दे दी तो फिर निगम के जो स्टाफ है वो टैक्स कलेक्शन के लिए तो आते ही हैं, लेकिन रेगुलर जो जांच करना है वो फायर डिपार्टमेंट में करना है, क्योंकि हर साल उनको एनओसी देना होता है, तो वो एक बार उनको सारा कुछ देखना चाहिए, पूरी बिल्डिंग को देख करके एनओसी देना चाहिए। निगम ने तो एक बार उनको अलाउ कर दिया, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दी तो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। ओनर है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसी बात से फिर मेरा एक दूसरा सवाल बनता है कि आप एक आर्किटेक्ट हैं, जब आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो अपने हिसाब से जो बेस्ट होता है वो डिज़ाइन करके देते हैं। फिर आखिर ये कौन सी वजह होती है कि जो भी लोग होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी ओनर होते हैं, वो उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं? आखिर इसके पीछे की मूल वजह आप क्या, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों करते हैं? अब ये डिपेंड करता है, हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं एज़ पर बायलॉज ही डिज़ाइन करते हैं, कई बार कुछ अनइंटेंशनल डेविएशन हो जाता है तो 10% तक तो अथॉरिटी भी उसको कंट्रोलेबल लिमिट में ले लेती है, कुछ अथॉरिटी भी उतना ऑब्जेक्शन नहीं करती, लेकिन कुछ लोग जानकारी के अभाव में ले, कई बार क्या होता है अप्रूवल के बाद लोग आर्किटेक्ट के पास जाते नहीं हैं, खुद ही बना लेते हैं, या सेल्फ सुपरवाइज प्रोजेक्ट हो जाता है, तो ज़्यादातर ये सेल्फ सुपरवाइज प्रोजेक्ट में ही ये डेविएशंस देखने को आपको मिलेगा, जहाँ भी इंजीनियर या आर्किटेक्ट या कोई करते हैं ऐसा, इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग के बाद वो क्यों सेल्फ सुपरविजन करने लगते हैं? सेल्फ सुपरविजन का बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हो सकता है वो अपने आर्किटेक्ट से हाँ लालच, हाँ, या कम्युनिकेशन गैप कुछ हुआ हो, इसकी वजह से लोग डिवेट कर जाते हैं, तो बहुत सारे कारण है उसका। ये तो शहरों की बात होगी कि शहरों में बड़ी बिल्डिंग बने, हॉस्पिटल बने, या फिर वहाँ पर लगभग अगर 100 में देखें तो 60% शायद बायोलॉज को फॉलो करते होंगे। ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर जो आम लोग हैं जो थोड़े से शहर से दूर के इलाके में रहते हैं, वो जनरली फॉलो नहीं करते, वो अपने हिसाब से एक डिज़ाइन बनाते हैं, घर में कितने गोतिया पट्टेदार हैं उस हिसाब से प्लान करते हैं और घर बना लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या बिल्डिंग बायोलॉज हैं? अगर हैं तो वो उसको कैसे पास करें? बिल्डिंग बायलॉज बेसिकली गांव हो या शहर हो सब जगह के लिए एक ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन बेसिक बिल्डिंग बायलॉज सब जगह के लिए एक है। तो पहले जो जितने वार्ड है वो नगर निगम पास करता था, उसके वार्ड के बाहर का आयोजना क्षेत्र पास करता था और उसके पहले मुखिया से लोग लेकर आ लिया करते थे, लेकिन अभी आज के दिन में नगर निगम से ही पास कराना, वही एक सिंगल अथॉरिटी है जो कि अप्रूवल दे रही है। तो गाँव के लोगों को भी आके नगर निगम से ही पास कराना चाहिए। तो क्या लगता है कि ये सही है या पहले की व्यवस्था ज़्यादा सही है? नहीं, अथॉरिटी जो कहेगी वो सही है, तो अभी आज के दिन में तो अथॉरिटी को नगर निगम को पास करना है तो वो सही है। तो ये तमाम बातें थी बिल्डिंग बायलॉज से जुड़ी हुई कि किस तरह से जब भी आप काम कराएं, और ये जो भी कानून बनते हैं वो कहीं ना कहीं हम सबकी सुरक्षा और सुविधा के मद्देनज़र ही बनते हैं, तो इनका ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो मिथ लोगों के मन में रहता है, ये मैं एक कंक्लूडिंग सवाल आपसे पूछती हूँ कि आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाना बड़ा महंगा पड़ता है और लोग उस खर्चे से बचने के लिए कई बार जो है अपना दिमाग लगाते हैं, सेल्फ सुपरवाइज जो नक्शा है वो तैयार करवा लेते हैं। इससे
बचने के लिए, क्योंकि जैसे डॉक्टर सुझाव देते हैं कि गूगल देख करके आप दवाई मत खाइए, तो क्या इस तरह का कोई सुझाव आप हमारे दर्शकों को दें? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। गूगल, यूट्यूब पे जो है ना वो बेसिक जानकारी रहती है। आर्किटेक्ट से बनवाने में आपको बिल्डिंग बायलॉज़ का सारा कुछ पता है, और भी बहुत सारे नियम हैं, इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो वो आपको आर्किटेक्ट ही बता सकता है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी का ये होता है, जैसे अभी सपोज़ आग लग गई तो इतना ये हॉट टॉपिक हो गया। इन केस अगर अर्थक्वेक आया तो भूकंप आया होता तो ये पूरा डायरेक्शन ही कुछ चेंज हो गया रहता भूकंप पे, तो उस वहाँ पे स्ट्रक्चर इंजीनियर की इंपॉर्टेंस आती है। तो आप जब आर्किटेक्ट के पास जाएंगे तो आर्किटेक्ट डिज़ाइन करने के बाद आपका ड्राइंग को स्ट्रक्चर इंजीनियर से स्ट्रक्चर डिज़ाइन कराता है, फायर कंसल्टेंट से उसका फायर का कराता है, HVAC वाले से HVAC का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं। तो बेसिकली वो आपके सेफ्टी के लिए ये पूरी एक टीम वर्क होती है, अकेले सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं करता है। चलिए, जब आपने अर्थक्वेक की चर्चा कर ही दी है तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है, क्योंकि हमारा जो मुजफ्फरपुर शहर है वो अर्थक्वेक जोन, टेक्टोनिक जोन 4 में आता है। और ये जो जोन वाइज जो क्लासिफिकेशन है, अगर इसके डिटेल्स में जो भी आप दर्शक देख रहे हैं वो जाकर के गूगल कर सकते हैं कि ये डेंजर जोन में आता है, डिज़ास्टर हो सकता है। तो अगर हमारे शहर के लोग देख रहे हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं? वो अगर आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करा रहे हैं या किसी इंजीनियर से करा रहे हैं तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट ही डिज़ाइन कराएं। तो जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, उस पर नॉर्म्स बहुत सारे हैं, तो उसको फॉलो करके ही किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिज़ाइन कर। हम लोग के लिए मैंडेटरी होता है कि हम लोग कोई भी प्लान करते हैं तो स्ट्रक्चर इंजीनियर को देते ही है, और स्ट्रक्चर इंजीनियर उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। समय समय पर उसका हम लोग जांच भी करते हैं, साइट पे जाकर स्ट्रक्चर इंजीनियर पे जाके उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तभी कास्टिंग होती है। सबका एक रिपोर्ट निगम को हम लोग को देना होता है। तो बेसिकली आर्किटेक्ट हो या आर्किटेक्ट की टीम हो, सब लोग आपके बिल्डिंग के सेफ्टी के लिए ही है। उसमें बिल्डिंग बायलॉज़ का भी फॉलो होता है, स्ट्रक्चर नॉर्म्स है वो ही फॉलो होता है, तो आपके सेफ्टी के लिए हम लोग काम करते हैं। इन तमाम जानकारियों को आपने हमारे साथ साझा किया, अपना बहुमूल्य समय दिया और लोगों को बिल्डिंग बायलॉज को इतने आसान भाषा में समझाया, इसके लिए बहुत बहुत। थैंक यू। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन